वेलकम बैक टू आवर चैनल गपशप विद नाज। होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्रेडिट स्कोर। कनाडा के अंदर क्रेडिट स्कोर की बहुत वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपको जानना है कि क्रेडिट स्कोर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से ये आपको बेनिफिट कर सकता है, और अगर इसको प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए या इसको प्रॉपरली मेंटेन ना किया जाए इस स्कोर को, तो ये आपको आ, किस तरह से हर्ट कर सकता है, आपको आगे क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ नॉट मेंटेनिंग द क्रेडिट स्कोर। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। क्रेडिट का मतलब होता है लोन या उधार जो आप बैंक से लेते हैं या किसी इदारे से, किसी इंस्टीट्यूट से लेते हैं। बहुत तरह के लोन्स होते हैं। आप स्टूडेंट लोन्स होते हैं। आप आप फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन पैकेज यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह का लोन है। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह का लोन है। तो ऐसे बहुत तरह के लोन्स होते हैं जिसको क्रेडिट्स कहते हैं। स्कोर का मतलब होता है वैल्यू, और वैल्यू जो है वो मेजर के लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए। लाइक आपकी स्कूल में कैसी परफॉर्मेंस है या आपकी वर्क में कैसी परफॉर्मेंस है। तो क्रेडिट स्कोर का मतलब अगर हम इजी टर्म में देखें तो होता है आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड। फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड ये होता है कि ये बैंक्स को और गवर्नमेंट्स को बताता है या उन इंस्टीट्यूशन को बताता है जिनके पास आप लोन मांगने जाते हैं, वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। ये उनको दिखाता है कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है। तो जो आपने पास में लोन्स लिए हैं या आपने क्रेडिट्स लिया है, इसको आपने टाइमली पे ऑफ किया है कि नहीं किया है, आप किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर होती है, जिसे क्रेडिट स्कोर कहते हैं। सो ये है बेसिक टर्म। तो ये क्रेडिट स्कोर कनाडा में बहुत यूज होता है, जिसके थ्रू आप बहुत सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, जिस पे हम आगे जाके बात करेंगे। तो अब बात करते हैं उन इदारों के बारे में जो ये रिपोर्ट कार्ड, आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड या आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट करते हैं या उसे प्रॉपर चेक करते हैं। कनाडा में दो मेजर इंस्टीट्यूट है जो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, जिसमें से एक इक्विफैक्स है और दूसरा ट्रांस यूनियन है। ये दो इदारों का काम यही है कि वो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और जो भी आप क्रेडिट लेते हैं थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, उनका रिकॉर्ड रखते हैं। और अगर कोई भी क्वायरी होती है, कोई भी इंक्वायरी होती है, तो वो इन्हीं दो इदारों के पास जाती है, जहाँ से बैंक्स या अदर इंस्टीट्यूट इनसे आपका क्रेडिट रिपोर्ट मंगवाते हैं और चेक करवाते हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड कैसा है। अब बात करते हैं कि इसकी क्यों ज़रूरत है, क्यों हमको अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना है या उसको स्कोर को अच्छा करना है, ये क्या काम आता है हमारे इंडिविजुअल के। क्रेडिट स्कोर आपको तब हेल्प करता है जब आप किसी बैंक के पास या किसी इंस्टीट्यूट के पास लोन लेने जाते हैं। वो लोन कोई भी हो सकती है, स्कूल लोन हो सकती है, ऑटो लोन हो सकती है। आपको अपना घर बनाना है तो आपको उसके लिए लोन चाहिए, तो आप उसके लिए बैंक के पास जाते हैं। तो ये बहुत सारी जगह है जहाँ आप जाते हैं लोन के लिए। तो जब आपको लोन लेना होता है तो बैंक या वो इंस्टीट्यूट आपका क्रेडिट स्कोर चेक करवाता है कि क्या आपने जो पास्ट में अपने जो लोन्स लिए हैं, जो क्रेडिट लिया है, वो आपने प्रॉपरली टाइमली उसको पे ऑफ किया है या नहीं किया है, या आपका क्या रिकॉर्ड है। तो उस सिनेरियो में वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं और उसके बेस पे आपको इंटरेस्ट ऑफर करते हैं कि आपका क्या इंटरेस्ट रेट होगा। तो ये क्रेडिट स्कोर उस हवाले से बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस पे क्रेडिट स्कोर बेस करता है। सबसे पहला पॉइंट है पेमेंट हिस्ट्री। इसका बहुत मेजर पार्ट है आपके क्रेडिट स्कोर में। ऑलमोस्ट 35% की इम्पोर्टेंस है आपके क्रेडिट स्कोर के अंदर। पेमेंट हिस्ट्री ये होती है कि जो भी आपके प्रीवियसली बिल्स थे, चाहे वो आपके फ़ोन के बिल हो या आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो, वो आपने टाइमली पे ऑफ किया है कि नहीं किया है। उस बेस पे आपकी पेमेंट हिस्ट्री बनती है। तो अगर आपने सारे बिल्स अपने टाइमली पे ऑफ किए हैं, तो ये आपको हेल्प करता है इन पॉइंट्स को अवेल करने में। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने अपना एक फ़ोन पैकेज लिया और पोस्ट पेड पैकेज लिया, तो जो भी मेरा मंथली बिल आता है, फॉर एग्जांपल $100 का मेरा बिल आता है एट द एंड ऑफ द मंथ, और सपोज उसकी जो डेट है उसको पे ऑफ करने की वो 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ है, तो क्या मैं इसको टाइमली पे ऑफ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो सपोज अगर मेरी डेट है 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो क्या मैं इसको 15 से पहले पे करता हूँ या 15 को पे करता हूँ, या 15 को मैं हाफ पेमेंट करता हूँ और हाफ पेमेंट नहीं करता। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो मेरी पेमेंट हिस्ट्री पे अफेक्ट करते हैं।
जो मेन टिप है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने सारे बिल्स बिफोर आपकी डेडलाइन से पे कर दे। तो फॉर एग्जांपल कि मेरा 15 डेडलाइन है मुझे अपने बिल पे करने की, तो आई मेक श्योर कि मैं 15 से पहले पहले इनफैक्ट 5 डेज पहले ही मैं अपना बिल पे कर दूंगा, क्योंकि कभी कभार ये भी होता है कि आप पे कर देते हैं एक दो दिन पहले, लेकिन बिकॉज सैटरडे संडे आ जाता है या कोई और रीज़न के थ्रू वो टाइमली पेमेंट नहीं कैलकुलेट होती, क्योंकि 2 दिन छुट्टी होती है या वॉट एवर द रीज़न। तो मेक श्योर कि आप अपनी डेडलाइन से 5 से 10 दिन पहले ही आप अपना बिल पे कर दें। ये आपके क्रेडिट स्कोर को बहुत हेल्प करता है। अगर आप इसको टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगा। क्रेडिट स्कोर को गेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको लूज करना बहुत इजीली हो जाता है। आपकी एक मिस पेमेंट, आपकी एक डिलेड पेमेंट आपके क्रेडिट स्कोर को फौरन नीचे लेके जाएगी। रिकरिंग पेमेंट या ऑटो पेमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आपको याद नहीं रखना पड़ता कि यार ये डेट आ गई है मुझे बिल पे करना है, क्योंकि इंसान है कभी कभार डेट मिस हो जाती है, दिमाग से निकल जाती है, हम बोलते हैं आज कर देंगे कल कर देंगे अभी टाइम है हमारे पास, लेकिन कभी कभार ये चीज़ हमको प्रॉब्लम कर देती है। और अगर आपकी ये पेमेंट मिस हो गई, अगेन आपके क्रेडिट स्कोर को बहुत अफेक्ट करेगा। तो कोशिश करें कि आप अपने सारे बिल्स जो है जो आप हर मंथ पे करते हैं इसको ऑटो पेमेंट पे डाल दें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि सपोज आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और उसकी जो लिमिट है वो है $1000। तो उस $1000 में से आप कितना यूटिलाइज करते हो। सपोज आप 200 यूटिलाइज करते हो टिल द एंड ऑफ द मंथ, या आप 500 यूटिलाइज करते हो, या पूरा $1000 यूटिलाइज कर लेते हो, तो उसको कहते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसको आसान वे में समझते हैं, ठीक है। अभी दो लोग हैं, पर्सन ए के पास जो क्रेडिट कार्ड है उसकी क्रेडिट लिमिट है 10,000, और पर्सन बी के पास जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट है 1000। जो पर्सन बी है वो 1000 में से 500 यूज करता है, और जो पर्सन ए है वो भी 500 यूज करता है, बट उसकी क्रेडिट लिमिट 10,000 है। तो जो पर्सन बी का क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो 50% है, जबकि पर्सन ए का जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो लेस देन 30% है। तो ये बहुत इफेक्ट करता है। हालांकि दोनों $500 यूज कर रहे हैं, दोनों का यूटिलाइजेशन अमाउंट सेम है, लेकिन परसेंटेज फर्क है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसको बेटर समझने के लिए, कि सपोज अगर मेरा महीने का खर्चा 3000 है और मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड है। फर्स्ट क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5000 है, सेकंड क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2000 है, और थर्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3000 है। तो ये तीनों की क्रेडिट लिमिट मिला के 10,000 होती है। तो मेरे क्रेडिट स्कोर में ये आएगा कि मेरे पास जो क्रेडिट की जो लिमिट है वो 10,000 की है, ना कि इंडिविजुअल कार्ड को वो कैलकुलेट करेगा। तो वो तीनों क्रेडिट कार्ड को मिला के जो लिमिट होगी ना मेरी, वो 10,000 कैलकुलेट करेगा, और उसके बेस पे अगर मैं फर्स्ट क्रेडिट कार्ड पे $1000 खर्च करता हूँ, सेकंड कार्ड पे $2000 खर्च करता हूँ, और थर्ड कार्ड पे मैं कुछ यूज नहीं करता, तो मेरा वो ये कैलकुलेट करेगा कि मैंने 3000 यूज किया अपने क्रेडिट लिमिट पे से, यानी 3000 मैंने यूज किया आउट ऑफ 10,000। तो मेरा जो क्रेडिट यूज हुआ वो 30% हुआ, विच इज वेरी गुड एज पर क्रेडिट स्कोर। तो मेक श्योर कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसको बिलो 30% रखें, 30% से ज़्यादा क्रॉस ना करें। बट अगर कोई केस ऐसा आता है कि आपको भाई यूज़ करना ही है क्रेडिट कार्ड, आपको कुछ परचेज करना है, तो फर्स्ट मेक श्योर कि इसको मिड ऑफ द मंथ ही जो आपने जो अपना परचेजेस की है उसको पहले पे ऑफ कर दे, एंड देन अगेन आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वैप कराएं फॉर न्यू पेमेंट। तो उससे भी ये होगा कि जो आपकी क्रेडिट लिमिट है वो 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी पे ऑफ कर दिया था और फिर आपने इसको वापस यूज़ किया। थर्ड पॉइंट है लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। तो क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो आपके क्रेडिट प्रोडक्ट्स है वो आप कितने टाइम से इसको यूज़ कर रहे हो। इधर उसकी जो टाइम लेंथ है वो 6 मंथ्स है, 1 ईयर है, 2 ईयर्स है, या 2-3 मंथ्स है। अब इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। तो कनाडा में बेसिकली जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो आपका हिस्ट्री बनना शुरू हो जाती है फाइनेंशियली। जब मैं कनाडा में आया मैंने एक फ़ोन पैकेज लिया सपोज़, और मुझे 1 साल हो गया मैं वो फ़ोन पैकेज यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको टाइमली पे ऑफ कर रहा हूँ। तो एक मेरी एक अच्छी हिस्ट्री बिल्टअप हो रही है कि भाई मैंने क्रेडिट लिया है इस कंपनी से, XYZ कंपनी से, इसका पैकेज मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसको टाइमली पे ऑफ कर रहा हूँ। तो मेरा एक अच्छा रिकॉर्ड बन रहा है ऑन क्रेडिट स्कोर। फॉर एग्जांपल मैंने ए कंपनी से अपना फ़ोन लिया,
उसको मैंने 1 साल यूज़ किया, उसको मैंने टाइमली पे ऑफ किया। अब मुझे कंपनी बी बोलती है कि भाई मैं आपको ये पैकेज दे रहा हूँ, ये अच्छा पैकेज है आपकी ए कंपनी से, तो आप मेरे पास मूव कर जाओ। और मैंने अगर वहाँ मूव कर दिया तो मुझे बेनिफिट तो मिला कि मुझे कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा या मुझे अच्छा पैकेज मिल गया। लेकिन चूंकि मेरा जो क्रेडिट हिस्ट्री थी ए कंपनी की, वो बंद हो गई। तो ये जो मेरी हिस्ट्री बंद हो गई, ये इफ़ेक्ट कर सकता है मेरे को मेरे क्रेडिट स्कोर में। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने क्रेडिट कार्ड लिया एक कंपनी का, ठीक है? उसको आप उस पे आपको अच्छा कैशबैक मिल रहा है, सपोज़ 2% कैशबैक मिल रहा है, 3% कैशबैक मिल रहा है और आपको यूज़ कर रहे हो। 1 साल बाद आपको अगेन दूसरी कंपनी ने बोला कि भई मेरा क्रेडिट कार्ड और अच्छा है, मैं आपको 4% कैशबैक देता हूँ। तो आप क्या करोगे? आप अपना जो आपने जो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लिया था ए कंपनी से, उसको आप बंद नहीं कराओ, उसको आप खुला रखो, वो क्रेडिट कार्ड को ऑन रखो और आप दूसरा क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। तो अगर आपने नया क्रेडिट कार्ड ले लिया और अपना पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिया, तो जो उस डेट पे आपकी जो क्रेडिट स्कोर काउंट होगा, वो बेस्ड ऑन करंट क्रेडिट हिस्ट्री काउंट होगा, क्योंकि आपने वो अकाउंट बंद कर दिया पुराना वाला, तो उसमें जो भी आपने पॉइंट्स अर्न किए थे या उसको अच्छे मैनेज किए थे, वो सारे पॉइंट्स आपके चले जाएंगे और बेस्ड ऑन करंट सिनेरियो आपके क्रेडिट स्कोर काउंट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है कि कोशिश करें कि ज़्यादा स्विच ना करें डिफरेंट कंपनीज पे। अगर आपको कोई अच्छी डील मिलती भी है इन क्रेडिट कार्ड्स या किसी फ़ोन कंपनी पे, तो मेक श्योर कि कोशिश करें कि वो पुराने अकाउंट्स या पुराने क्रेडिट कार्ड्स को बंद ना करें, क्योंकि वो एक अच्छी क्रेडिट स्कोर हिस्ट्री मैनेज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, जो कि है टाइप्स ऑफ क्रेडिट इन यूज़, कि कितने तरह के क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर जो आप अवेल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ टेलीफोन का पैकेज ही लेता हूँ तो वो एक तरह का क्रेडिट प्रोडक्ट है। तो मेरे क्रेडिट स्कोर में सिर्फ ये शो हो रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, जो कि है मोबाइल पैकेज। तो वही एक क्रेडिट प्रोडक्ट है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड है, ना कोई लोन है। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंस रखती है कि आप कौन-कौन से क्रेडिट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2-3 तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि मोस्टली सब लोगों के पास होते ही हैं। जिसमें एक तो फ़ोन पैकेज हो गया, ठीक है? ये आपका पोस्टपेड होता है तो आपका बिल आता है, तो एक तरह का क्रेडिट हो गया ये। सेकंड होता है आप घर के लिए इंटरनेट सर्विस परचेज़ करते हो, तो ये आपका सेकंड क्रेडिट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है? थर्ड थिंग होता है जो आजकल की दुनिया में हर कोई यूज़ करता है, वो है क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है? अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो अगेन वो एक सिंगल क्रेडिट प्रोडक्ट है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास अगर 3 क्रेडिट कार्ड है सपोज़, तो ये 3 क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं। तो ये मेरे क्रेडिट स्कोर में शो होता है कि मैं अलग-अलग क्रेडिट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत प्लस फैक्टर है कि मैं कोई भी एक क्रेडिट प्रोडक्ट पे स्टक नहीं हूँ। मेरे पास डिफरेंट तरह के क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं और मैं इसको टाइमली और प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा हूँ। अपने सारे बिलिंग्स में टाइमली पे करता हूँ। पाँचवा और लास्ट की फैक्टर जो है न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऑल्दो इसका जो मार्किंग सिस्टम है वो सिर्फ 10% है, तो यहाँ पे क्रेडिट इंक्वायरीज़ बहुत ज़्यादा होती है। हर दूसरे प्रोडक्ट के लिए आपकी क्रेडिट इंक्वायरी हो जाती है। तो अगर ज़्यादा क्रेडिट इंक्वायरी हो तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को नीचे की तरफ ले जाता है। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज़ क्या होती है। मैंने आपसे अभी ज़िक्र किया कि आपके पास एक लाइन है, फ़ोन लाइन है या एक कंपनी का क्रेडिट कार्ड है। आप किसी और शॉपिंग सेंटर गए, आपने देखा कि यार ये क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है और मुझे इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। आपने वो अप्लाई कर लिया, तो कोई भी अगर आप क्रेडिट प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले वो आपकी क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। जभी भी कोई आपका क्रेडिट स्कोर चेक करवाता है, इसे क्रेडिट इंक्वायरी कहते हैं। तो क्रेडिट इंक्वायरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके क्रेडिट स्कोर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ मैं जनवरी में यहाँ पे आया और मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन पैकेज लिया। तो जनवरी में मेरी क्रेडिट इंक्वायरी हुई। तो मेरे क्रेडिट स्कोर में आ गया कि भाई इस कंपनी ने मेरा क्रेडिट स्कोर चेक किया, ठीक है? अब उसके बेस पे मेरी क्रेडिट स्कोर मार्क हो गया, ठीक है? अब मैं फ़रवरी में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता हूँ, तो वापस मेरी क्रेडिट इंक्वायरी हुई। अगेन उसका मेरे हिस्ट्री में आ गया कि भाई मैंने एक और क्रेडिट के लिए अप्लाई किया और उसकी इंक्वायरी हुई है। अब मैं मार्च में मुझे एक और क्रेडिट कार्ड अच्छा लगता है कि भाई इसके अच्छा ऑफ़र है, मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया, तो वो एक और इंक्वायरी हो गई। तो बेसिकली मैं जितने ज़्यादा क्रेडिट प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ,
जितने कम टाइम में। तो बेसिकली वो ये चेक कर रहा है कि मैं बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेडिट मार्केट से ले रहा हूँ। ऑल्दो ये आपकी बेसिक नीड है, आपको फ़ोन पैकेज भी चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड भी चाहिए, आपको घर के लिए इंटरनेट भी चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि मैं कितने टाइम फ्रेम में उसको मैनेज कर रहा हूँ। इसको और इजीली समझते हैं, ठीक है। शुरू में तो आपको ये सब चीज़ें चाहिए, आपने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, आपने एक फ़ोन पैकेज ले लिया, आपने घर के लिए इंटरनेट ले लिया, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं हर 2 महीने बाद या हर 3 महीने बाद एक नया क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता हूँ, एक नई फ़ोन मैम के लिए अप्लाई करता हूँ, या मैं थोड़ा अच्छे पैकेजेस की तरफ भागता हूँ और मैं अपने पुराने अकाउंट्स बंद करवा के नए अकाउंट्स से परचेज़ करता हूँ, तो मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत कम टाइम के अंदर विदिन 1 ईयर ऑफ पीरियड मैंने बहुत सारे क्रेडिट प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं, ठीक है? तो ये बहुत इफ़ेक्ट करता है मेरे क्रेडिट स्कोर को। ये आपका 10% मार्किंग सिस्टम होता है कि आप कितना ज़्यादा मार्केट से क्रेडिट उठा रहे हो, ठीक है? कितने प्रोडक्ट्स उठा रहे हो। तो कोशिश करें कि कम से कम आप 7 से 10 महीनों का टाइम गैप रखें कोई भी नेक्स्ट क्रेडिट प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए। क्योंकि अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली क्रेडिट कार्ड्स परचेज़ करेंगे या एनरोल कराएँगे, तो ये आपकी इंक्वायरी होती है, जो इंक्वायरी आपके क्रेडिट स्कोर को अफ़ेक्ट करती है। हाँ, एक और पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि सपोज़ अगर आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मेक श्योर कि आप उस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं, पहले वो पढ़ लें। क्योंकि जनरली समटाइम्स होता क्या है कि आपको ऑफ़र बड़ी अच्छी लगती है कि आज पे इतना अच्छा कैशबैक मिल रहा है, चलो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। आपने उसके लिए अप्लाई कर दिया, तो आपके अप्लाई करने के 5 से 10 मिनट्स के अंदर आपका क्रेडिट स्कोर चेक हो जाता है। तो आपकी हिस्ट्री के अंदर आ गया कि भाई इस क्रेडिट कार्ड ने आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया है, तो आपकी इंक्वायरी तो हो गई। लेकिन फिर वो चेक करते हैं कि आप उस कार्ड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, और फिर आपको मालूम पड़ता है कि यार मैं तो इस कार्ड के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, तो वो कार्ड डिक्लाइन हो गया। तो ना वो आपको क्रेडिट कार्ड मिला और आपकी क्रेडिट स्कोर की हिस्ट्री के अंदर वो रिकॉर्ड भी हो गया कि भाई एक इंक्वायरी हुई थी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जभी भी आप अगर कोई क्रेडिट प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसके पॉइंट्स पढ़ लें कि आप उसको लेने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं बिफोर अप्लाइंग। तो जितने कम टाइम में और जितनी ज़्यादा इंक्वायरीज होगी, उतना ही आपके क्रेडिट स्कोर को इफ़ेक्ट करेगा और आपका क्रेडिट स्कोर नीचे की तरफ जाएगा। 2 पॉइंट्स और बताना चाहूँगा कि कोशिश करें कि ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स ना परचेज़ करें, क्योंकि अगेन वही बात हो जाती है कि क्रेडिट कार्ड जितने ज़्यादा होंगे, आपको उतना ही ख़्याल रखना पड़ेगा कि हर क्रेडिट कार्ड को पे ऑफ करने के लिए अगर आपसे कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस हो गई, वो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है, आपके क्रेडिट स्कोर को बहुत बुरा इफ़ेक्ट कर सकता है। तो कोशिश करें कि आप उतने ही क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करें जितने आप ईज़िली हैंडल कर सकें, ईज़िली उसकी पेमेंट मंथली बेसिस पे कर सकें। सेकंडली एक और बात कहना चाहूँगा कि अपना क्रेडिट स्कोर फ्रीक्वेंटली चेक करें। वो आपको बताता है कि भाई आप किस स्टेज पे हैं और क्या पॉइंट्स पे आपको वर्क करना है। अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर की रेंज क्या होती है, मतलब हमको कैसे पता चले कि अगर हमारा क्रेडिट स्कोर इस नंबर पर है, तो हम अच्छी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, पुअर में फ़ॉल करते हैं, गुड में फ़ॉल करते हैं, वेरी गुड में फ़ॉल करते हैं। जो कनाडा का क्रेडिट स्कोर रेंज है, वो फ्रॉम 300 टू 900 के बीच में फ़ॉल करता है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर बिटवीन 300 टू 692 पॉइंट्स पे है, तो आप पुअर कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 693 से 742 की रेंज के अंदर है, तो आप फेयर कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बिटवीन 743 एंड 789 है, तो आप गुड कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बिटवीन 790 एंड 832 पॉइंट्स के अंदर है, तो आप वेरी गुड कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करते हैं। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर बिटवीन 833 एंड 900 के बीच में फ़ॉल करता है, तो आप एक्सीलेंट कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करते हैं। तो बेसिकली ये एक तरह का चार्ट है जो आपको बताता है कि आप कौन-सी कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करते हैं। लेकिन अगर आप फेयर कैटेगरी के अंदर फ़ॉल कर रहे हैं या पुअर कैटेगरी के अंदर फ़ॉल कर रहे हैं, तो आपको बहुत वर्क करने की ज़रूरत है अपने क्रेडिट स्कोर पे। तो जैसा कि हमने अपनी स्टार्टिंग वीडियो में बात की थी कि यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूट है, एक इक्विफैक्स और एक ट्रांसयूनियन, जो कि आपके क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो अगर आपको अपना क्रेडिट रिपोर्ट जानना हो, तो क्या वेज़ है इसको जानने के लिए? बेसिकली ये दोनों इंस्टीट्यूट के थ्रू आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट उनसे चेक करवा सकते हैं। ये आपको आपकी क्रेडिट रिपोर्ट इश्यू करने के लिए आपसे एक फ़ीस लेते हैं, उसके बाद ही आपको ये आपकी क्रेडिट रिपोर्ट देते हैं।
लेकिन कनाडा में कुछ ऐसे ऐप्स भी है जो आपको फ्री में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बताते हैं। कुछ बैंक्स आपको बताते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। उनके ऐप में एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप अपना क्रेडिट स्कोर जान सकते हैं। अदरवाइज एक ऐप है जिसका नाम है क्रेडिट कर्मा। ये बहुत अच्छा ऐप है, ये फ्री ऑफ यूज है, इसके कोई चार्जेस नहीं है और ये आपको आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है अपने स्कोर बढ़ाने के लिए और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका स्कोर कम ना हो। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रेडिट स्कोर एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसको बहुत ख़्याल से मैनेज करें क्योंकि ये आपको हेल्प करता है आपके फ्यूचर फाइनेंसेस के अंदर। ऑफ कोर्स आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको घर चाहिए होता है, आपका एक सपना होता है कि आप अपना घर बनाएँगे और इतना पैसा किसी के पास नहीं होता कि वो अपना घर को डायरेक्ट कैश पेमेंट में कर सकता है। हर इंसान को लोन की ज़रूरत होती है, चाहे वो आपको अगर गाड़ी लेनी है या घर लेना है या बच्चों को स्टूडेंट्स लोन चाहिए होती है, तो वो एक आपका क्रेडिट स्कोर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, तो आपको बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होगा, तो आपको बहुत हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। फाइनेंस की ज़बान में इसको सब प्राइम रेट्स कहते हैं। तो ये रेट्स उनके लिए होते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होता। तो मेक श्योर कि क्रेडिट स्कोर पे बहुत ज़्यादा और सीरियसली काम करें। कोशिश करें कि हर चीज़ टाइमली पे ऑफ करें, अपनी अच्छी हिस्ट्री बनाएँ ताकि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़े और आपको फ्यूचर के अंदर अगर आपको कोई लोन लेनी है, तो उसमें आप उस बेनिफिट को यूटिलाइज़ कर सकें। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हो क्रेडिट स्कोर के हवाले से तो प्लीज़ कमेंट्स करें। अगर हमारी नॉलेज होगी तो हम बिल्कुल उसका आंसर शेयर करेंगे। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम उसको डेफ़िनेटली रिसर्च करके आपसे डेफ़िनेटली शेयर करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इन फ्यूचर विल मेक मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। टिल देन बाय फ्रॉम गपशप विद नाज।